माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। आज 22 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर की हम सारे टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा वीडियो एक दिन बाद आता है। आपको लग रहा होगा कि हम थोड़ा सा लेट है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेरे सारे नोट्स के अंदर क्या हैंड रिटन नोट्स बने हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी एंड सिंपल होंगे और मेमोरेबल, आपको एक बार में याद हो जाएंगे ऐसे नोट्स है। आप चाहो तो अपने हाथ से भी नोट्स क्रिएट कर सकते हो मेरे साथ साथ में जो मैंने बना रखे हैं वैसा, और नहीं तो मैं PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। तो आप मेरे साथ पढ़िए इस लेक्चर्स को। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप कमेंट कीजिए। फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव। सबसे पहले, डेविल कोमेट 3 टाइम्स बिगर देन माउंट एवरेस्ट इज हर्टिंग टूवर्ड्स अर्थ। मेरी बात सुनो। अभी क्या हो रहा है कि एक कोमेट आ रहा है, डेविल कोमेट बोलते हैं उसको, उसका नाम डेविल कोमेट है, जो 3 गुना बड़ा है, किससे? माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है, जो कि पृथ्वी की ओर आ रहा है। तो अभी हमारे लिए ये न्यूज़ कल की इन्फॉर्मेशन थी। तो अभी हमारे लिए क्यों इसको डेविल कोमेट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसके ऊपर उसकी जो इससे कोमेट से जो पीछे से जो डस्ट निकलती है जो ये धुआं छोड़ता है, वो 2 साइड में छोड़ रहा है और उसके कारण सिंह जैसी आकृति बनी हुई है, इसलिए उसका नाम क्या रखा है? डेविल कोमेट। तो अभी कोमेट का सबसे पहले जो रिसेंटली ये कोमेट है उसका नाम क्या है? 12P। इसको एक और डेविल कोमेट का दूसरा नाम है 12P पोन्स ब्रूक्स। और डेविल कोमेट क्या नाम है? 12P पोन्स ब्रूक्स इज 3 टाइम्स मतलब देन माउंट एवरेस्ट। कोमेट का मतलब क्या होता है? तो ये क्रायो वोल्केनिक और कोल्ड वोल्केनो कोमेट होता है। क्रायो वोल्केनिक याद रखना, यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकते हैं सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड कि कोमेट क्या होता है। तो कोमेट इस क्रायो वोल्केनिक और कोल्ड वोल्केनो कोमेट होता है विद ए डायमीटर ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर, जिसका डायमीटर कितना होता है? 30 किलोमीटर के बराबर, और 18.6 माइल्स मेड अप ऑफ ए मिक्स ऑफ डस्ट। और 18.6 माइल्स चल सकता है ये किसके थ्रू? 18.6 माइल्स, इतना मतलब बड़ा होता है। 30 किलोमीटर तो बड़ा होता है, और 18.6 माइल्स मेड अप ऑफ मिक्स ऑफ डस्ट, मतलब इतना इसने डस्ट क्रिएट कर दी है। ये आइस नोन एज क्रायोमेग्मा, और इसको क्या बोला जाता है? क्रायोमेग्मा बोला जाता है। तो याद रखना कोमेट क्या है? तो क्रायो वोल्केनिक और कोल्ड वोल्केनो कोमेट है। और इसके सेंटर, अभी एक चीज़ याद रखना, जो 12P कोमेट हम अभी पढ़ रहे हैं उसके सेंटर को इलोप किया है विद ए हेजी क्लाउड ऑफ गैस कोल्ड कोमा। तो जो ये कोमेट 12P हम पढ़ रहे हैं उसके सेंटर के अंदर एक कोमा है, उसके सेंटर के अंदर याद रखना एक कोमा है, और उस कोमा के अंदर क्या है? हेवी क्लाउड ऑफ गैस, उसके अंदर गैस ये भंडार भरे हुए हैं, वो हेवी क्लाउड ऑफ गैस है। ठीक है। 12P विल बी क्लोजेस्ट टू अर्थ। ये जो 12P कोमेट है ये अप्रैल के अंदर, अप्रैल की 2024 के डेट को पृथ्वी के सबसे पास होगी। और अगर ये पृथ्वी को एक बार क्रॉस कर जाती है तो ये वापस कब नजर आएगी? 2095 में एक्सपेक्टेडली, 2095 के अंदर ये वापस से नजर आएगी। ठीक है। वर्ड कोमेट कम फ्रॉम लेटिन, और अभी ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो कोमेट वर्ड है वो किससे आया है? तो लेटिन वर्ड एक कोमेटा होता है जिससे कोमेट वर्ड आया है, विच मीन्स लॉन्ग हेयर्ड, जिसका मतलब क्या होता है? लॉन्ग हेयर्ड, यानी जिसके लॉन्ग हेयर होते हैं। और ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उसके पीछे से जो डस्ट निकलती है एक, और डस्ट की आकृति कैसी है? सिंह जैसी हो रही है, तो वो एक तरह से लंबे हेयर की तरह, लंबे बालों की तरह है। उसके अलावा कोमेट्स और डर्टी जो स्नो बॉल्स होते हैं आर मोस्टली मेड अप ऑफ डस्ट। कोमेट्स और डर्टी स्नोबॉल्स भी बोला जाता है इनको। ये मोस्टली किससे बने होते हैं? एक तो डस्ट से बने होते हैं, रॉक से बने होते हैं, आइस से बने होते हैं, और रेंज करते हैं देयर विथ फ्रॉम ए फ्यू माइल्स टू 10 ऑफ माइल्स वाइड। और ये कुछ माइल से 10 ऑफ माइल्स तक, फ्यू माइल तक रेंज करते हैं, मतलब इनकी इतनी लंबाई होती है। और इसके अंदर डस्ट होती है, रॉक्स भरे होते हैं, आइस भरा होता है। इसकी लंबी पूंछ होती है। सम कोमेट आर इन क्यूपर बेल्ट, कुछ कोमेट ऐसे भी होते हैं जो क्यूपर बेल्ट में होते हैं। अभी एक नाम याद रखना, हेलिस कोमेट, अभी जस्ट एक न्यूज़ में आया था हेलिस कोमेट। ये कब है? ये शॉर्ट पीरियड कोमेट है। ध्यान रखना, सबसे शॉर्ट पीरियड कोमेट कौन सा है? तो हेलिस कोमेट। अगर क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी में कि हेलिस कोमेट कौन सा है, तो शॉर्ट पीरियड कोमेट है। हर 76 ईयर्स में दिखता है, और नेक्स्ट कब दिखेगा? 2062 में। उसके बाद 1-2 चीज़ें और पढ़ लो साथ ही साथ। एक एस्ट्रॉइड होते हैं, मेटेओराइट होते हैं, मीटियोर होते हैं, मीटियोराइट होते हैं। तो अभी यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है किससे रिलेटेड? मीटियोर से, कि मीटियोर का मतलब क्या होता है? पीस ऑफ मैटर विच हैज एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस। अब इस चीज़ को समझ लो क्या होता है। जैसे कि अगर अर्थ से बाहर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर कुछ मतलब रॉकी पार्टिकल्स है स्पेस के अंदर, तो उनको तो बोला जाएगा मेटेओराइट। जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री मारी उन्होंने आउटर स्पेस से, उसको बोला जाएगा मीटियोर। और जैसे ही वो पीस ऑफ मैटर अगर वो अर्थ पर आ जाते हैं, अर्थ पर पहुंच जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? मीटियोराइट। एक तो मीटियोराइड, एक मीटियोर, एक मीटियोराइट। तीनों चीज़ें समझ में आ गई? बहुत सिंपल है। अपने माइंड को बस सुनते हुए चलो, इस लेक्चर को देखते हुए जाओ, आगे बढ़ते चलो। उसके बाद अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फ्लेक्स ऑफ की है कंट्रीज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत। एक नमो भारत ट्रेन को लॉन्च किया है। क्या नाम है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, तो उसका नाम क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत रखा गया है उस ट्रेन का नाम। तो इसका सिस्टम का क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो RRTS इज ए न्यू डेडिकेटेड हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल कंज्यूमर सर्विस कनेक्टिंग नॉर्थ इन NCR। यानी जो ये नॉर्थ हमारे दिल्ली से मेरठ के लिए इसको लॉन्च किया गया है, और दिल्ली से मेरठ के लिए लॉन्च किया गया, ये एक न्यू है डेडिकेटेड हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल कंज्यूमर सर्विस कनेक्टिंग नॉर्थ है। ठीक है, क्योंकि ये रेल है जो इंडियन रेलवे के लिए ही द्वारा इसको चालू किया गया है। RRTS ट्रेवल एट हाई स्पीड अलोंग डेडिकेटेड पाथवे। ये एक डेडिकेटेड पाथवे पे काम करती है, इसके लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। दिल्ली से मेरठ के अंदर पहले कन्वेंशनल जो रेलवे के मेथड थे उससे कितना 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगता है, लेकिन अभी 1 घंटे के अंदर ये जो RRTS है वो ट्रेन
पहुंचा रही है। अभी इसकी स्पीड 100 किलोमीटर रखी गई है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बेनिफिट्स क्या है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, रिड्यूस करता है 2.5 लाख CO2 टन पर ईयर। जो एमिशन होता है 2.5 लाख CO2 टन पर ईयर एमिशन को रिड्यूस करेगा इस RRTS से, क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा 37% से 63%, क्योंकि इसके अंदर 30% इसकी कॉस्ट कम है। प्लस इसके अलावा ये वुमन इंपावरमेंट पर भी फोकस करता है, क्योंकि इसके अंदर सारी महिलाएं शुरू से लेकर लास्ट तक वुमेंस है। और हाई स्पीड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेगा, कि हाई स्पीड कनेक्टिविटी है इसके अंदर। सारी चीज़ों को समझो आप, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। RRTS क्या है, तो एक न्यू ट्रेन है, कंफर्टेबल कंज्यूमर सर्विस कनेक्टिंग ट्रेन है, जो कि हमारे NCR रीजन के अंदर, जो नॉर्थ दिल्ली रीजन है उसके अंदर दिल्ली से मेरठ चलेगी। अभी तो धीरे धीरे ये महाराष्ट्र, हरियाणा और जो भी नॉर्थन स्टेट्स है वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आगे जाते हैं, इराडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग। सुप्रीम कोर्ट टेल्स सेंटर और स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंटर और स्टेट को बोला है कि आप मैनुअल स्कैवेंजिंग को बिल्कुल खत्म कर दो। तो उसको इराडिकेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। तो अभी क्या है, मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सिंपल, कि हम क्या होता है कि लेटरिन या फिर जो भी ये ड्राई लेटरिंग होती है, पब्लिक स्ट्रीट्स होती है, या फिर जो क्लीनिंग सेप्टिंग टैंक्स होते हैं, जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल इंसान जब उसके अंदर घुस के उस कचरे को बाहर निकालता है तो उसको बोलते हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग। तो अभी रिमूवल ऑफ ह्यूमन, तो अभी इसके लिए मैनुअल स्क्वेंजिंग का मतलब हो गया कि आप इंसान को बाहर निकाल दो। किससे, मतलब रिमूवल ऑफ ह्यूमन एग्जार्मामेंट। जैसे कि क्या होता है कि हमारा जो मलमूत्र होता है, जिसको हम मतलब लेटरिन के अंदर होता है मलमूत्र, और पब्लिक स्ट्रीट के अंदर होता है, नालियों के अंदर होता है, उन सबको बाहर निकालना, कटर्स को बाहर निकालना और सीवर्स को बाहर निकालना, किसके द्वारा, अगर इंसानों के द्वारा ये काम किया जाता है तो उसको बोला जाता है मैनुअल स्क्वेंजिंग। ठीक है, इंडिया ने बैन कर दिया इस प्रैक्टिस को अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। तो इंडिया ने इसको बैन कर दिया है, किसको, 2013 का जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 के द्वारा इसको बैन कर दिया गया है। एक्ट रिकग्नाइज मैनुअल स्क्वेंजर एज ए डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस। तो एक्ट ने बोला है, जो ये एक्ट है वो क्या कहता है, इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट रिकग्नाइज मैनुअल स्क्वेंजिंग एज ए डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस। इसको एक्ट ने क्या बोला है, डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस बोला है। ये आप जो भी ये काम कर रहे हो ये ह्यूमनाइज नहीं है, ये वर्किंग, ठीक है, ये अमानवीय व्यवहार है लोगों के साथ। तो इस एक्ट ने ऐसा बोला है। तो अभी मैनुअल स्क्वेंजिंग के कारण क्या है, कारण क्या है कि एक तो जनरली क्या होता है कि कोई भी काम, जैसे गवर्नमेंट का ये काम है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको आउटसोर्स ठेके पे दे देती है। तो जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो अपने पैसे के लिए क्या करते हैं कि मैनुअल स्क्वेंजिंग का काम भी कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते हैं, और उसके बाद वो लोगों को ज़्यादा पैसे देके काम करवाते हैं। तो इसके रीजन्स ये है कि धीरे धीरे मैनुअल स्क्वेंजिंग अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसको जब आउटसोर्स कर दिया जाता है तो फिर तो प्राइवेट पार्टी की जो इच्छा होती है वो करता है। दूसरा सोशल इशू, इसमें कास्ट डिवाइड भी है, जिससे कि इसके अंदर जैसे कि शेड्यूल कास्ट है, लोअर कास्ट है, उनको ये काम, उनके 80% लोग ये काम करते हैं। तो उससे सबसे बड़ा इशू है कि उन जातियों का अभी तक विकास नहीं हो पाया है, और ये सबसे बड़ा सोशल इशू है, क्योंकि कास्ट डिवाइड, इक्वलिटी डिवाइड एंड ये सारी चीज़ें लोगों के बीच में अभी भी लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, और मैनुअल स्क्वेंजिंग अभी भी हो रही है। तो उसका रीजन ये है कि सोशल इशू, क्योंकि लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये इस कास्ट का है तो हमको काम यही करना है। खुद जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, मैं किसी की जाति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए सभी बराबर है, मैं सिर्फ जो इसके अंदर आर्टिकल में लिखा हुआ है मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ, उसी को समझा रहा हूँ और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ। तो उन जो कास्ट के, लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको भी ऐसा लगता है, जो 80-ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, उनको भी ऐसा लगता है कि हमारे लिए ये काम बना हुआ है। जबकि अभी उनको इस विचारधारा से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो इस विचारधारा से बाहर आएंगे तभी कास्ट डिवाइड को हम दूर कर सकते हैं, समाज के अंदर एक एकरूपता लाई जा सकती है। ये तभी पॉसिबल होगा जब सभी व्यक्ति अपने आप को भी थोड़ा सा ऊपर समझे, ऐसा। तो सोशल इशू भी है। उसके अलावा स्टेप्स, जो प्रोहिबिशन, अभी इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं कि मैनुअल स्क्वेंजिंग को दूर करने के लिए, तो सबसे पहला एक प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन बिल 2020 को लाया गया है, किसमें अमेंडमेंट करने के लिए, 2013 वाले एक्ट के अंदर, ठीक है। याद रखना, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन बिल 2020 अमेंडमेंट बिल है ये। उसके अलावा बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंसेनेटरी लेटरिंग एक्ट ऑफ 2013 के अंदर एक बिल्डिंग और मेंटेनेंस ऑफ इंसेनेटरी लेटरिंग्स को भी बनाने के लिए 2013 का एक्ट आया था। उसके थ्रू हर घर में शौचालय का सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा। उसके बाद शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 है, वो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। इसका मतलब है कि भाई शेड्यूल कास्ट को भी अपने पुराने कार्यों से बाहर निकलकर समाज के उत्थान के अंदर योगदान देना चाहिए। सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज एक गवर्नमेंट का स्टेप है। इसका क्या उद्देश्य है कि इसके सबसे पहले ध्यान रखना, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज। इसके अंदर सफाई मित्रा को सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अंदर जनरली क्या होता है, देखो आप समझो इस बात को, सरकार ने बैन तो कर दिया है, लेकिन कितनी बार काम ऐसा आ जाता है जिसके अंदर आदमी को एंट्री करनी ही पड़ती है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सिंपल कुछ नहीं होगा, सरकार को ऐसे साधन या ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए जिससे कम से कम रिस्क में वो आदमी जो मैनुअल स्क्वेंजर जो निकालते हैं उन ह्यूमंस का ज़्यादा से ज़्यादा उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके, ठीक है, किसी अपवाद वाली परिस्थिति के अंदर।
उसके अलावा राष्ट्रीय गरिमा अभियान, इसका क्वेश्चन ऑलरेडी 2016 के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय गरिमा अभियान किससे रिलेटेड है, तो इतना सा लिखना था, मैनुअल स्क्वेंजर से रिलेटेड है, बस इतना सा, अगर ये याद होता तो हो जाता। लॉन्च बाई जॉन साहस 2001 में तो इसको लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन कब आया था, 2016 के अंदर। नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड इराडिकेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग, यानी ये नेशनल कैंपेन है किसके लिए, मैनुअल स्क्वेंजिंग के इराडिकेशन और डिग्निटी से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आया हुआ सिंपल डायरेक्ट, राष्ट्रीय गरिमा अभियान। उसके बाद स्वच्छता अभियान ऐप भी लॉन्च किया गया है। ये क्या काम करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, जियो टैग करेगा द डेटा ऑफ इनसेनेटरी लेट्रिन्स। जो इनसेनेटरी लेट्रिन्स होती है उनके डेटा को जियो टैग करना, आइडेंटिफाई करना, उनको लोकेट करने का काम भी स्वच्छ अभियान ऐप करेगा। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते, एक नमस्ते है, तो नमस्ते का समझ लो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आएगा, एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये दोनों मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। क्या नाम है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इराडिकेट करना अनसेफ सीवरेज एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिस। ये इराडिकेट करेगा अनसेफ सीवरेज, जो अनसेफ सीवरेज है उसको इराडिकेट करेगा, एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिस, यानी जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं उनको क्लीनिंग प्रैक्टिस, एंड जो सीवरेज है अनसेफ सीवरेज, अगर कोई असुरक्षित है जिसके कारण इंसानों की मृत्यु हो जाती है तो उसको इराडिकेट करने का काम कौन सा मतलब नेशनल एक्शन प्लान करेगा। नमस्ते, याद रखना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे समझते जाओ। और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बोला था कि आइडेंटिफाई, सारे पर्सन्स को आइडेंटिफाई करो जो कि सीवरेज वर्क्स के अंदर जिनकी डेथ हो चुकी है, कब से, 1993 से, एंड उनको 10 लाख का कंपनसेशन देना है हर व्यक्ति को, टू देयर फैमिलीज को। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गई, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस 10 लाख के मुआवजे को 30 लाख कर दिया है। ठीक है, अभी कोई भी किसी की भी अगर मैनुअल स्क्वेंजिंग से डेथ होती है तो उसको 30 लाख मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें बहुत ईजी है, पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। उसके बाद एज पार्ट ऑफ मेरी माटी मेरा देश रेलवे प्लान स्पेशल ट्रेन 2, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, उसके अंदर क्या है, सोइल कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, डिफरेंट पार्ट ऑफ जो कंट्रीज़ है उससे जो भी सोइल कलेक्ट की है, विल बी यूज टू डेवलप ए गार्डन अलॉन्ग द कर्तव्य पथ इन दिल्ली। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन बहुत ईजी है, एक बार समझ लो इस चीज़ को। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन है। अभी ये इसके अंदर क्या होगा कि हमारे देश के विभिन्न स्टेट से मिट्टी को लिया जाएगा और उसको दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचाया जाएगा और उससे गार्डन बनाया जाएगा, और गार्डन का नाम है अमृत वाटिका। उस अमृत वाटिका के अंदर गार्डन को बनाया जाएगा उस मिट्टी से ही, और ये एक तरह से यादें हैं हमारे उन क्रांतिवीरों की जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया है। तो सोइल कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड विल बी यूज टू डेवलप ए गार्डन अलॉन्ग द कर्तव्य पथ इन दिल्ली। इवेंट विल बी एट पंचायत लेवल, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, अर्बन लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड नेशनल लेवल पर ये इवेंट होगा। यहाँ पर एक शिला पलकम का इंस्टॉलेशन होगा, बीरिंग द नेम ऑफ, जिसमें उन लोगों के नामों का नाम होगा हु हैव मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस, जिन्होंने अपना त्याग दिया है किसके लिए, देश की आज़ादी के लिए। तो इसके लिए मेरी माटी मेरा देश कैंपेन याद रखना, कब, अभी का ये 2023 का प्रोग्राम है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी में तो आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद एक न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, हीरा चंदानी वॉज कोइज टू साइन एफिडेविट महुआ। तो ये न्यूज़ आपको समझ में नहीं आएगी, इसके आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि अभी क्या हुआ है कि एक पार्लियामेंट के मेंबर है, उन्होंने वुमेंस के खिलाफ कुछ गलत बोला है, तो हमारी जो पार्लियामेंट की एक वुमन ने ही उनके खिलाफ पार्लियामेंट में गलत शब्द बोलने के लिए एथिक्स कमेटी के अंदर अब कंप्लेंट कर दी है। तो अभी ये इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, एथिक्स कमेटी, कि एथिक्स कमेटी पार्लियामेंट के अंदर एथिक्स कमेटी क्या होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ एथिक्स कमेटी, सबसे पहले ये देख लो कि एथिक्स कमेटी की फॉर्मेशन कब से देखी जाती है। तो अक्टूबर 1996 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ एथिक्स कमेटी को हम ट्रेस कर सकते हैं 1996 के अंदर, और वहाँ पर फ्रॉम प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। क्या नाम है, प्रेसिडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, और 1996 के अंदर एथिक्स कमेटी की फॉर्मेशन को देखा जा सकता है। ईच हाउस हैज इट्स ओन एथिक्स कमेटी, हर हाउस की ईच हाउस हैज इट्स ओन एथिक्स कमेटी, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, हर हाउस की यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों की एथिक्स कमेटी है। सबसे पहले लोकसभा की एथिक्स कमेटी समझ लो, 2000 के अंदर लोकसभा की एथिक्स कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 2000 के अंदर। इसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम, एंड इनको नॉमिनेट कौन करेगा, स्पीकर, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा इन 15 मेंबर्स को। याद रखना टर्म इनकी है 1 साल से ज़्यादा नहीं होती है, मैक्सिमम 1 ईयर है। उसके बाद राज्यसभा की एथिक्स कमेटी है, तो 1997 के अंदर, 1996 के अंदर हम ट्रेस कर सकते हैं कि लोकसभा जो प्रेसिडिंग ऑफिसर की कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, उससे पता लगता है कि वहाँ एथिक्स कमेटी की डेवलपमेंट पर बात हुई थी और वहाँ पर उनकी स्थापना के लिए बोला गया था। उसके बाद राज्यसभा में 1997 में स्थापना भी हो गई थी 1996 के बाद में, और 10 मेंबर्स को नॉमिनेट किया। इसके अंदर 10 मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट करता है राज्यसभा के चेयरमैन, और टर्म कितना होता है उनका भी 1 साल के लिए, 1 ईयर्स मैक्सिमम होता है। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं, याद रखना बहुत ईजी है। इनके फंक्शंस होते हैं कि टू ओवरसी द मोरल एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर्स, यानी मेंबर्स के मोरल और एथिकल कंडक्ट को ओवरसी करना, उनको उनको लुकआउट करने का काम किसका है, एथिक्स कमेटी का, उनके मोरल एंड एथिक्स कंडक्ट का। ठीक है, अब आप एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर, अगर कोई भी पर्सन ऐसा है, कोई भी मेंबर मे के कंप्लेन कर सकता है किसको, कमेटी को, एथिक्स कमेटी को, रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर्स, यानी जो मेंबर्स पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनकी अगर कोई भी अनएथिकल कंडक्ट है तो उससे रिलेटेड कंप्लेन को कोई भी पर्सन कर सकता है। अब यूपीएससी में क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, वेदर एनी पर्सन कैन कंप्लेन, तो यस, मतलब कोई भी इंडियन सिटीजन है तो वो कर सकता है, कोई भी मेंबर कर सकता है। ठीक है, प्लस ये तो है ही, साथ के साथ ही क्या ये एथिक्स कमेटी में शिकायत किनकी हो सकती है, तो केवल पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, उनकी ही कंप्लेन हो सकती है एथिक्स कमेटी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना ही है आपको। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो,
द मैसेज फ्रॉम सिक्किम हैड द वोटर्स वार्निंग। तो ये एक एडिटोरियल है जो कि आया है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। तो हमको याद रखना है कि जो वोटर्स वार्निंग है उससे रिलेटेड ये एडिटोरियल है। तो भी आपको समझना है कि इसके अंदर मेन एडिटोरियल में क्या लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ। उसके अंदर ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग, पहले एक तो फ्लडिंग होती है जो बाढ़ आती है किससे, पानी से आती है, तो वो सिंपल उसको आपने सबको पता ही होता है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग, यानी ग्लेशियर की जो लेक होती है उसके अंदर अगर दरार आ जाती है, उसके कारण अगर कोई फ्लडिंग आ जाती है तो वो क्या होती है। तो ग्लेशियर लेक्स आर लार्ज, सबसे पहले ग्लेशियर लेक्स क्या होती है, तो लार्ज बॉडी जो वाटर दैट सिट इन फ्रंट ऑफ ऑन टॉप ऑफ और बीनीथ ए मेल्टिंग ग्लेशियर, यानी अगर कोई ऐसा ग्लेशियर है जो मेल्टिंग ग्लेशियर है वो पिघल रहा है, उसके कारण अगर कोई लेक बनती है जिसके अंदर लार्ज बॉडी जो वाटर होता है या आइस होता है या वैसा कुछ होता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक्स आर मोस्टली डैम्ड बाय अनस्टेबल आइस। ग्लेशियर लेक में क्या होता है, पानी तो होता है लेकिन उसके चारों तरफ बर्फ जमी हुई होती है और बर्फ के कारण ही वो ग्लेशियर लेक, मतलब वहाँ पर पानी टिका हुआ होता है। तो अगर वो अनस्टेबल आइस टूट जाता है, अगर अनस्टेबल आइस टूट गया तो उससे क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा। और अगर पानी बाहर निकल गया, आप समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर पानी निकल जाएगा तो फ्लडिंग आने के चांस है। तो इफ बाउंड्री ब्रेक्स इट कुड कॉज फ्लडिंग इन डाउनस्ट्रीम एरिया, ये डाउनस्ट्रीम एरिया में फ्लडिंग कर सकती है। अब इसकी रीजंस क्या है, हमने ये तो बता दिया कि क्लाउड, जो हमारी ग्लेशियर लेक क्लाउड आउटब्रस्ट फ्लडिंग ये होती है। तो इसकी रीजंस क्या है, तो सबसे पहला रीजन है अर्थक्वेक। अगर हमारे यहाँ अर्थक्वेक आ जाता है तो फ्लडिंग के सबसे पहला है अर्थक्वेक, दूसरा है हेवी रेन्स, तीसरा है क्लाइमेट चेंज। अर्थक्वेक आ जाएगा तो उसके अंदर दरारें आ जाएगी और फ्लडिंग आने के चांस है। दूसरा हेवी रेन्स, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो उसमें पानी टिकेगा नहीं और इतना ज़्यादा पानी हो जाएगा कि जो उसकी आइस है जो कि बहुत ही मतलब इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती तो वो टूट जाएगी, उससे भी फ्लडिंग हो सकती है। तीसरा है क्लाइमेट चेंज, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर की मेल्टिंग के अंदर भी क्लाइमेट चेंज होता है। तो इस चीज़ को समझ लो, क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होता है सॉरी मेरी थोड़ी आज आवाज़ खरखर हो रही होगी तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तीसरा है क्लाइमेट चेंज, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर की जो मेल्टिंग होती है, अगर कि ग्लेशियर क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है कि गर्मी, तापमान बहुत बढ़ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज के अंदर ग्लेशियर मेल्ट होंगे, जितने ज़्यादा मेल्ट होंगे उतने ज़्यादा पानी होगा और उतने ज़्यादा फ्लडिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनकी इतनी आइस की दीवार इतनी मजबूत नहीं होती है। ग्लेशियर रिट्रीट, यानी टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर की साइज़ बढ़ती जा रही है और साइज़ बढ़ने के साथ साथ अगर साइज़ किसी भी चीज़ की बढ़ती है तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि क्या उसकी दीवार इतनी मजबूत है उस साइज़ को हैंडल करने के लिए, उस पानी को हैंडल करने के लिए। उसके बाद ग्लेशियर सर्ज, टेम्परेरी ग्लेशियर लेक ड्यू टू सर्ज, अगर कोई भी टेम्परेरी ग्लेशियर्स है तो वो सर्ज धीरे धीरे उनके बढ़ने के कारण भी टेम्परेरी ग्लेशियर के अंदर टूट फाट हो जाती है या फ्लडिंग आ जाती है, इसको बोलते हैं टेम्परेरी जो ग्लेशियर लेक बनती है। बहुत बार क्या होता है कि ऐसी ग्लेशियर लेक बनती है जो बहुत टेम्परेरी होती है, शॉर्ट टर्म के लिए, और उसके अंदर अगर पानी अचानक बढ़ जाता है तो फ्लडिंग आने के चांस बढ़ जाते हैं। लैंडस्लाइड, जैसे अर्थक्वेक होता है वैसे लैंडस्लाइड की तरफ भी ये नेचुरल एक्टिविटीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को समझ लो, एक तो कंस्ट्रक्शन होता है, एक डिफोरेस्टेशन होता है और एक होता है माइनिंग। अगर माइनिंग कर रहे हैं हम किस एरिया में, जो कि ये हमारा हिमालय वाला एरिया है, अगर वहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं, वहाँ डिफोरेस्टेशन यानी हमने पेड़ों को पूरा काट दिया है, तो फिर जैसे ग्लेशियर से पानी जब नीचे उतरता है, जब ग्लेशियर से पानी आउटब्रस्ट करता है तो वो उसको रोकने के लिए कोई है ही नहीं। वो पानी के लिए एक तो पेड़ होते हैं, तो उसके कारण हमारा जो क्या बोलते हैं कि एक्टिविटी, जैसे कि क्या होता है कि अगर वहाँ पर पेड़ है, पौधे हैं, जंगल बना हुआ है, तो जंगल के कारण क्या होता है कि जो ग्लेशियर लेक की फ्लडिंग होती है उसको वो इतना मानव प्रॉपर्टी का लॉस नहीं करती है और इतना मानवीय लॉस नहीं करती है। लेकिन क्या होता है कि हमने सारे पेड़ काट दिए तो वहाँ बिल्कुल सुनसान हो गया है, खाली एरिया हो गया, तो पानी एकदम धड़ल्ले से बहेगा, नहीं तो पेड़ से टकरा के पानी अलग अलग साइड में भी जा सकता है। तो ये मानव एक्टिविटी के कारण भी, मानव कंस्ट्रक्शन वहाँ बहुत बन रहे हैं, माइनिंग एक्टिविटी के कारण धीरे धीरे वहाँ की दीवारें कमजोर हो रही है, ग्लेशियर डैम कमजोर हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है ह्यूमन एक्टिविटी। और आर्टिफिशियल लेक फॉर्मेशन, कितनी बार हम आर्टिफिशियल लेक को भी फॉर्म करते हैं, और जब आर्टिफिशियल लेक को फॉर्म करते हैं तो उनका कोई कारण नहीं है। अगर आर्टिफिशियल लेक है, अभी हाइड्रो पावर प्लांट बनाए गए हैं, अगर उनके आसपास कोई आर्टिफिशियल लेक है तो उसमें अगर छोटी मोटी दरार भी आ गई है तो धीरे धीरे वो फ्लडिंग के चांस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमको पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ GLO, यानी जो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट जो फ्लडिंग होती है उसके इम्पैक्ट क्या है। तो सबसे बड़ा नुकसान किसका आता है, लाइफ का नुकसान हो जाता है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, लाइवलीहुड यानी लोगों के जीवन निर्वाह का नुकसान हो जाता है, जो इन्होंने इतने सालों में कमाया है वो एक क्षण में नष्ट हो जाता है। और लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान तो आपको पता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो जाता है कि जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, तो सरकार के करोड़ों का जो इन्वेस्टमेंट है उसका लॉस हो जाता है। एनवायरमेंट को लॉस हो रहा है, क्योंकि उसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ टूट जाते हैं, बहुत सारे जंगल टूट जाते हैं। उसके अलावा नेचुरल एक्टिव, मतलब बहुत सारी चीज़ें, एनवायरमेंट का लॉस मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा, तो उसके कारण जो नदियों के कितनी बार मार्ग परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें का लॉस हो जाता है। एज इंडिया इज अनवल्नरेबल फ्रॉम GLO। अब मेरी बात समझो, इज इंडिया इज वल्नरेबल फ्रॉम GLO, यानी जो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग है, क्या इंडिया उससे वल्नरेबल है, कि इंडिया को क्या नुकसान है उससे। तो हाँ, इंडिया के जैसे इसके अंदर आपको 3-4 मैं आपको न्यूज़ बताऊंगा। एक तो ग्लेशियर्स, स्ट्रोस ग्लेशियर लेक एटलस, जो इसलो की ग्लेशियर लेक एटलस निकलती है, याद रखना, स्ट्रोस नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर
उन्होंने रिलीज़ किया ग्लेशियर लेक एटलस, किसके लिए? फॉर हिमालयन रिवर बेसिन के लिए, जो हिमालय की रिवर बेसिन है उसके लिए उन्होंने एक एटलस को जारी किया है। उसके बाद इमेज वो उसको इमेज को कहाँ से कैप्चर किया जाता है? रिसोर्स से टू सैटेलाइट। याद रखना उस इमेज को कैप्चर कौन करता है? रिसोर्स टू सैटेलाइट। और जो इसरो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है उन्होंने रिलीज़ किया है ये इसरोस ग्लेशियर लेक एटलस। ग्लेशियर लेक एटलस बोलते हैं उसको, जिसके अंदर हिमालय रिवर बेसिन की सारी डिटेल्स होती है। उसके बाद एक सिक्किम है, तो सिक्किम जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उन्होंने आइडेंटिफाई की है AC 300 ग्लेशियर लेक्स इन द स्टेट के अंदर AC 300 ग्लेशियर लेक्स को आइडेंटिफाई किया है, जिसके अंदर जो डेंजरस है मोर देन 300 सिक्किम के अंदर। उसके बाद उत्तराखंड को समझ लो, उत्तराखंड में भी 13 ऐसी ग्लेशियर लेक है, 486 टोटल ग्लेशियर लेक है, उसमें से 13 ऐसी है जो कि वास्तव में फ्लडिंग के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। एज पर वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्नरेबल ग्लेशियर लेक है, मतलब कभी भी उनसे फ्लडिंग हो सकती है, और उनसे अगर फ्लडिंग होती है तो मानव को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसके लिए मेजर्स क्या है? तो मेजर्स यही है, सबसे पहले हमारे पास रियल टाइम डेटा होना चाहिए, मॉनिटरिंग एंड डेटा कलेक्शन सिस्टम को हमको स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर हमारे पास डेटा होगा तो हम ये तो नहीं कह रहे कि फ्लडिंग बिल्कुल रुक जाएगी, लेकिन उस फ्लडिंग से बचने के उपाय हम पहले ही उनसे कर सकते हैं, क्योंकि हमको अगर पता होगा यहाँ इतने लोग रह रहे हैं, यहाँ पर इतने मकान हैं, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर लोगों को इस तरह से निकाला जा सकता है। अगर हर डेटा होगा तो फ्लडिंग से मानव जीवन को बचाया जा सकता है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा, किसके लिए? इनसे लोगों को अवेयर करने के लिए। अगर टेक्नोलॉजी होगी तो तुरंत जैसे ही हमको ऐसा लगता है कि फ्लडिंग होना स्टार्ट हो गई है या फ्लडिंग होने वाली है, तो उनसे तुरंत रेस्क्यू सिस्टम को ऑपरेट किया जा सके, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। सेफ्टी स्टैंडर्ड को बढ़ावा देना चाहिए कि नदियों के जस्ट पास में या ऐसे हमारे जो भी वल्नरेबल एरिया है उनके आसपास कोई प्रॉपर्टी को निर्माण नहीं करेगा, उसके आसपास कोई हाइड्रो पावर प्लांट को नहीं बनाएगा। इस तरह हमको बैलेंस्ड होकर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट करना चाहिए। जैसे लास्ट वाला पॉइंट भी पढ़ लिया है, तो हमको सेफ्टी स्टैंडर्ड को रिवाइज करने की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करने की जरूरत है, कि हमको जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी उसका रेगुलेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए। अगर प्रॉपर्ली रेगुलेशन होगा तो तभी जाके होगा। अभी क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है कि पहाड़ों को तोड़ दिया जाता है, और जब पहाड़ों को तोड़ दिया जाता है तो अगर वो कहीं से लेक से जुड़े हुए हैं तो उससे क्या होगा कि लेकों की दीवारें मतलब जो लेक्स की दीवार होती है वो कमजोर हो जाती है, आइस की दीवार, और वो फ्लडिंग आ सकती है। तो हमको ये चीज़ भी कंस्ट्रक्शन पर भी रेगुलेशन होना चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च करने की जरूरत है कि इन पर और रिसर्च करने की जरूरत है, कैसे इनके लिए और नए नए मेजर डेवलप किए जाए, वहाँ पर कैसे रोड का डेवलपमेंट किया जाए, वहाँ कैसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप किया जाए जिससे विकास भी हो जाए प्लस वहाँ पर नुकसान भी ना हो, और भविष्य में इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है फ्लडिंग टाइप्स की उनसे भी बचा जा सके। और कंप्रेहेंसिव रिस्क असेसमेंट, पहले भी कोई भी प्रोजेक्ट किया जाए तो उसका प्रॉपर्ली रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अप्लाई किया जाना चाहिए, कि कैसे उस जो भी स्टैंडर्ड्स हमारे रिस्क असेसमेंट पहले ही हो जाना चाहिए कि इनसे क्या रिस्क है, इससे समाज को क्या नुकसान होने वाला है और एनवायरमेंट को क्या लॉस होने वाला है, तो जिसको बोलते हैं एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट भी बोला जाता है उसको। तो इस तरह कंप्रेहेंसिव रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, बैलेंसिंग हाइड्रो पावर डेवलपमेंट होना चाहिए। इस तरह हमने सारे आर्टिकल पढ़ लिए हैं, आपको सब चीज़ें बहुत इजी से समझ में आ गई होगी। आज हमने मेरी माटी मेरा देश कैंपेन पढ़ लिया है, उसके अलावा एथिक्स कमेटी पढ़ लिया है हमने, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन भी पढ़ लिया है, एथिक्स कमेटी पढ़ ली है, उसके अलावा मैनुअल स्क्वेंजिंग को भी हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। उसकी इनिशिएटिव नेशनल मतलब जो राष्ट्रीय गरिमा अभियान है, ये आपने देखा होगा अभी, राष्ट्रीय गरिमा अभियान, सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज, स्वच्छता अभियान ऐप, नेशनल एक्शन प्लान फॉर जिसको नमस्ते बोलते हैं, मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और एक डेविल कॉमेट, उसको भी हमने समझ लिया है। थैंक यू सो मच। आप इस टॉपिक को देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ इश्यू है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।